हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इकाई 2 पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थ एवं पदार्थ के समूह में पदार्थ के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं इसका आधार, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण और अणु एवं परमाणुओं का संक्षिप्त परिचय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सभी पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि चाहे वो आपकी कुर्सी हो, तख्त हो, खुरपी हो, पेड़ पौधे हो या अन्य कोई भी वस्तुएं, मशीनें वगैरह जो भी होंगी सभी क्या होंगी, पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। तो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं जिनमें भार होता है और जो स्थान घेरती हैं और जिनका एहसास हम ज्ञानेंद्रिय द्वारा कर सकते हैं पदार्थ कहलाती हैं। तो प्रत्येक पदार्थ स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। ठीक है बच्चों। तो ये क्या होगा कि ऐसी वस्तुएं जिनके अंदर भार होता है और जो स्थान घेरती हैं पदार्थ कहलाती हैं। अब बात आती है पदार्थों के वर्गीकरण की। तो पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता एवं आधार, यानी कि पदार्थों का वर्गीकरण और उसका आधार क्या है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, पहला भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो पहले आता है भौतिक वर्गीकरण। तो पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर वर्गीकरण भौतिक वर्गीकरण कहलाता है, जबकि आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण रासायनिक वर्गीकरण कहलाता है। तो भौतिक वर्गीकरण जो है, तो भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस के रूप में विभाजित किया जाता है, जबकि रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थों को तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में विभाजित किया जाता है। अब विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। तो विभिन्न लक्षणों के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आता है पदार्थ की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण। पदार्थ की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण तो हम कह सकते हैं तो प्रत्येक पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 अवस्थाओं में बांट दिया गया है, पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। तो सबसे पहले हम ठोस की बात करते हैं। तो ठोस पदार्थों में कण यानी कि अणु बहुत पास पास होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है और जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस पदार्थ के कण अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, इसी कारण इनकी आकृति एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। यानी कि ठोस जो वस्तुएं होती हैं उनके अंदर पदार्थों के कण वो काफी पास पास होते हैं और उनमें बहुत अधिक आकर्षण बल उपस्थित होता है, जिसके कारण उनकी आकृति व आयतन निश्चित होता है। जबकि द्रव की अगर हम बात करें तो द्रव के अणु यानी कि ठोस की अपेक्षा या ठोस की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं, यानी कि ठोस के मुकाबले थोड़े से दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है, जो इन्हें एक साथ बांधे तो रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती और जिसके कारण इनकी आकृति निश्चित नहीं होती, बल्कि इनका जो आयतन है वो निश्चित होता है। ठीक है। अब बात करते हैं गैस की। तो गैस में क्या होता है कि गैस के अणु यानी गैसीय पदार्थों के कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होते हैं और इनमें आपसी आकर्षण बल बिल्कुल ना के बराबर होता है और इसी कारण गैस के अणु काफी दूर दूर होते हैं और उनमें आकर्षण बल भी नहीं होता, इसलिए उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब बात आती है अतः पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव एवं गैस में वर्गीकृत किया जाता है। अब बात आती है जल में घुलनशीलता के आधार पर, यानी कि जो पदार्थ हैं वो जल में भी घुलते होंगे। अब जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो जैसे कांच के अलग अलग गिलासों में नमक, रेत, शक्कर, चौक पाउडर और लकड़ी के बरूदे की थोड़ी थोड़ी मात्राएं लें। प्रत्येक गिलास को पानी से आधा आधा भरें और कुछ समय तक गिलास को सावधानी से हिलाएं। क्या देखते हैं, आप देखेंगे नमक, शक्कर और चौक पाउडर पानी में घुल जाते हैं, जबकि लकड़ी का बरूदा पानी में नहीं घुलता। अतः हम कह सकते हैं कि किसी द्रव में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील व विलय पदार्थ कहते हैं और इसी प्रकार किसी द्रव जैसे पानी में न घुलने वाले पदार्थों को अघुलनशील या अविलय पदार्थ कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जल में घुलनशीलता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील यानी कि विलय पदार्थ और एक जल में अघुलनशील यानी कि अविलय पदार्थ।
अतः कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो एक द्रव में घुलनशील परंतु दूसरे में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में घुलनशील है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील है। मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि नमक जो है वो जल में तो घुल जाता है, लेकिन मिट्टी के तेल में अगर डालें तो उसमें वो नहीं घुलेगा। तो इसके बाद आता है जल के सापेक्ष भार के आधार पर। अब हम बात करते हैं जल के सापेक्ष भार के आधार पर भी जो है पदार्थों को दो वर्गों में बांट दिया गया है। तो कुछ पदार्थ जल की अपेक्षा भारी एवं कुछ हल्के होते हैं, यानी कि कुछ तो पदार्थ जल की अपेक्षा भारी होते हैं और कुछ जल की अपेक्षा हल्के होते हैं। तो जो वस्तुएं जल में सामान्यतः तैरती हैं वे जल से हल्की तथा जो डूब जाती हैं वो जल से भारी होते हैं, अतः वे जल से भारी होते हैं। जल में कुछ पदार्थों को डालकर देखें और कौन कौन सी वस्तुएं तैरती हैं और कौन कौन सी डूब जाती हैं। तो आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं पदार्थ एवं वस्तु तैरती है या डूबती है और जल से हल्की है या भारी है। तो देखिए सरसों का तेल जल के अंदर क्या होता है, तैर जाता है और ये जल से क्या होता है, हल्का होता है। जबकि मोम तैरता है और ये भी क्या होता है, जल से हल्का होता है। लोहे की कील पानी के अंदर डूब जाती है और ये जल से क्या होती है, भारी होती है। कांच की गोली ये भी जल के अंदर डूब जाती है और ये क्या होता है, जल से भारी होती है। लकड़ी का बरूदा तैरता है और ये क्या होता है, जल से हल्का होता है। तो इस हमने जो जल के सापेक्ष भार के आधार पर हमने वस्तुओं को यानी कि पदार्थों को दो भागों में बांट दिया। अब आता है इसी प्रकार से पदार्थ। तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ निम्न तीन प्रकार के होते हैं। तो देखें लकड़ी, कांच, तेल लगे कागज, पॉलिथीन आदि के छोटे छोटे चकोर टुकड़े को एकल करके उन्हें एक एक करके सूर्य के प्रकाश की सीध में रखें और अवलोकन करें कि क्या प्रकाश सभी वस्तुओं में आर पार निकल जाता है। तो अब हम बात करते हैं पारदर्शिता के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके हम आर पार देख सकते हैं पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। और पदार्थ के इस गुण को हम पारदर्शिता कहते हैं। जैसे कांच, जल आदि, यानी कि कांच के अंदर और जल के अंदर हम आर पार देख सकते हैं, तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे पारदर्शी। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि अपारदर्शी का मतलब होता है जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। जैसे लकड़ी, कागज, दीवार, लोहा, इन सभी के अंदर हम आर पार नहीं देख सकते, तो ये हमारे अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है पारभासी पदार्थ कहलाते हैं, यानी कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बहुत ही धुंधला आर पार दिखाई देता है, तो वे हमारे अपारदर्शी पदार्थ पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। और तेल पर लगा कागज, यानी कि तेल लगा कागज, पेंट लगा कांच आदि, यानी कि पेंट लगा कांच जो होता है उसके अंदर भी हम आर पार देख सकते हैं लेकिन बहुत ही हल्का देख पाते हैं। तो ये पारदर्शिता के आधार पर वर्गीकरण था। ये जो तालिका आपको दिखाई दे रही है इसमें वस्तु का नाम अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। यानी कि चमड़ा कैसा होता है, अपारदर्शी होता है, चमड़ा अपारदर्शी होता है, इसके आर पार हम नहीं देख सकते। मोटा कपड़ा ये भी अपारदर्शी होता है, इसके आर पार भी हम नहीं देख सकते। पतले कांच का टुकड़ा कैसा होता है, पारदर्शी होता है, इसमें हम आर पार देख सकते हैं। पत्थर अपारदर्शी होता है, इसमें हम आर पार नहीं देख सकते। और ट्रेसिंग पेपर जो होता है हमारा पारभासी होता है। ट्रेसिंग पेपर यानी कि ट्रेसिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें हम चित्रों को ट्रेस कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो कैसा होता है, पारभासी होता है। उसके अंदर हम आर पार देख तो सकते हैं लेकिन काफी धुंधला दिखाई देता है। अब इसी प्रकार से आता है पदार्थों का कठोरता के आधार पर, यानी कि पदार्थ को कठोरता के आधार पर हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं, किस प्रकार से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो कुछ ठोस पदार्थ जैसे लोहा, लकड़ी, कांच के टुकड़े, रुई, ऊन, रबर की गेंद, स्पंज आदि लीजिए। एक एक करके उनकी उंगलियों से दबाएं, एक एक करके उनको उंगली से दबाकर देखें। तो कुछ पदार्थ आसानी से दब जाते हैं और ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, मुलायम पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ उंगली आसानी से नहीं दब पाते और इनको हम कठोर पदार्थ कहते हैं। यानी कि कठोरता के आधार पर भी जो पदार्थ हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला मुलायम पदार्थ और दूसरा कठोर पदार्थ। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको आसानी से दबाया जा सकता है वो मुलायम पदार्थ होते हैं और जिनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता वो कठोर पदार्थ होते हैं। अब बात करते हैं चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर पदार्थों को बांटना। तो चलिए देखते हैं। चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है अर्थात अपनी ओर आकर्षित कर लाता है चुंबकीय, तथा जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता अचुंबकीय कहलाते हैं। यानी कि चुंबक के आधार पर भी पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। यानी कि जो पदार्थ
चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं वो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो लोहे से बनी कुछ वस्तुएं को अपनी ओर खींच लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकिल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं को अपनी ओर नहीं खींच पाता और नहीं आकर्षित कर पाता। और ये क्या कहलाता है? पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। तो पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई का मतलब है तो पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु या परमाणु कहते हैं। इसकी कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अणु। अणु क्या होते हैं? तो पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं अणु कहलाते हैं। ठीक है, किसी तत्व के सभी अणु एक समान होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग तत्वों के जो अणु हैं वो भी अलग अलग होते हैं। परमाणु की बात करते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। ठीक है, अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है परंतु आपस में संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं, यानी कि आपस में संयुक्त होकर क्या करते हैं? एक अणु का निर्माण करते हैं। समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक अणु बनते हैं जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अतः परमाणु किसी पदार्थ के निर्माण की एक मौलिक इकाई है। ठीक है।